नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट पेपर लगाए कीजिए। रोज धीरे धीरे करके आपकी जीके स्ट्रांग हो जाएगी। हम आपके लिए रोज प्रैक्टिस सेट पेपर लाते हैं शाम को 6 बजे। 30 प्रश्न रहेंगे। छोटा वीडियो रहता है तो जरूर देख लिया करो समय निकाल के। 10 मिनट 12 मिनट का वीडियो रहता है मुश्किल से, तो रोज देखते चलो 12 मिनट का वीडियो। धीरे धीरे करके आपकी जीके स्ट्रांग होती जाएगी। अच्छे से मेहनत करो। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। 30 क्वेश्चन रहेंगे। आपको टारगेट है 10 से 15 नंबर सही करने का। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। बिल्कुल इजी, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से किसके जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? एलिसा टेस्ट जो है किसके जांच के लिए किया जाता है? तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा एड्स के लिए एलिसा परीक्षण या एलिसा टेस्ट होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, एड्स के लिए होता है एलिसा टेस्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किसकी कुशंक्रिया के कारण मानव शरीर में एक मिक्सोडीमा होता है? कौन सी ग्रंथि यदि कुसंक्रिया करे तो मिक्सोडीमा हो जाएगा? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं याद रखना, आउटू ग्रंथि की कुसंक्रिया के कारण मिक्सोडीमा हो जाएगा। मिक्सोडीमा याद रहेगा नाम। मिक्सोडीमा किससे संबंधित है? आउटू ग्रंथि से। ओके, अगला क्वेश्चन। वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक क्या है? वायु प्रदूषण का विश्वसनीय संकेतक। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है अभी आपका एसएससी सीजीएल में आया था, उसके बाद रेलवे में भी पूछा गया है। तो याद रखना, लाइकेंस तथा मॉस ये वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक है। अगला क्वेश्चन है कि लाल कांच को यदि आप बहुत ज्यादा अधिक गर्म कर दो, एक कांच लेना लाल कलर का, उसको बहुत ज्यादा गर्म कर दोगे तो वो किस कलर का हो जाएगा? तो लाल कांच को यदि बहुत ज्यादा गर्म कर दोगे आप तो वो हरे कलर का दिखाई देने लगता है। ऑप्शन नंबर बी, अधिक गर्म कर दोगे तो हरे कलर का लाल कांच आपको दिखाई देने लगेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि मानव संरचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज क्या होती है? मानव शरीर की रचना जो है उसके संदर्भ में एंटीबॉडीज क्या होती है? तो याद रखिएगा, एंटीबॉडीज होती है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो होते हैं वो एंटीबॉडीज होते हैं मानव शरीर की संरचना के संदर्भ में। याद रहेगा, प्रोटीन एंटीबॉडीज। अगला क्वेश्चन, सेरेब्रम किससे संबंधित है? सेरेब्रम का संबंध किससे है? यहां पर हमारे शरीर के कुछ अंगों के नाम दिए गए हैं। तो याद रखना, सेरेब्रम का संबंध जो होता है, सेरेब्रम हमारे मस्तिष्क से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, सेरेब्रम का संबंध हमारे मस्तिष्क से होता है। अगला क्वेश्चन है कि विरंजक चूर्ण एक यौगिक है और आपसे एग्जाम में आ जाए कि विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है, तो आप क्या टिक करोगे? विरंजक चूर्ण एक यौगिक है और विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? तो याद रखना, विरंजक चूर्ण जो है उसका सूत्र होता है CaOCl2। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। CaOCl2 विरंजक चूर्ण का सूत्र होगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत मिश्रण क्या कहलाएगा? नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत मिश्रण इनमें से क्या कहलाएगा? तो याद रखिएगा, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत मिश्रण जो होगा ये होगा आपका द्रवित पेट्रोलियम गैस, मतलब एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी गैस होता है नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत मिश्रण। अगला है कि पुष्प के जनन चक्र कौन से होते हैं? पुष्प के जो जनन चक्र होते हैं वो कौन से होते हैं? तो पुष्पों में जनन चक्र पाए जाते हैं। एक तो होता है पुमंग और दूसरा होता है जायांग। बायोलॉजी का क्वेश्चन है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है पुमंग और जायांग। ऑप्शन नंबर यहां पर ए पुष्पों के जनन चक्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि वक मतलब किडनी। तो वक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई इनमें से क्या है? तो याद रखिएगा, किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई आपकी वक नलिका हो जाएगी। ऑप्शन नंबर यहां पर भी वक नलिका संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। अगला क्वेश्चन है क्लोरीन बुझे चूने के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाएगा? क्लोरीन को यदि बुझे हुए चूने के साथ प्रतिक्रिया करवाया जाए तो क्या बनेगा? याद रखना, स्टार लगा लो, ब्लीचिंग पाउडर। क्लोरीन को चूने के साथ यदि प्रतिक्रिया करवाएंगे तो ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर। अगला प्रश्न है आपसे कि मोलास्क समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन क्या कहलाएगा? तो मोलास्क समुदाय के जंतुओं के कवच का यदि आप अध्ययन करोगे वो कहलाएगा आपका कॉन्कोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी, कॉन्कोलॉजी
कवच का अध्ययन, जंतुओं के कवच का अध्ययन, वो भी कौन से समुदाय के? मोलस्का के। एक शैल मतलब पत्थर के पीले अथवा लाल रंग में परिवर्तित होने का कारण क्या है? यदि कोई पत्थर चट्टान पीले कलर की दिख रही है आपको, कोई पहाड़ पीला या लाल टाइप का दिख रहा है, तो क्या कारण हो सकता है? तो याद रखिएगा, पत्थर का पीला और लाल रंग का कारण होता है ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन। ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन, ये किसी भी शैल के पीले अथवा लाल रंग में परिवर्तित होने का कारण है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस परिघटना के कारण वातावरण में मरीचिकाएं या मिराज दिखाई देता है? तो वातावरण में मरीचिकाएं या मिराज ये दिखाई देगा आपका प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मरीचिकाएं या मिराज दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है कि नवजात शिशु को दी जाने वाली ट्रिपल वैक्सीन शिशु को किससे प्रतिरक्षित करती है? तो नवजात बच्चे को, शिशु को दी जाने वाली ट्रिपल वैक्सीन जो होती है वो शिशु को किससे बचाएगी? तो वो बचाएगी काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया से। ऑप्शन नंबर बी, काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया से बचाएगी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि एक अपारदर्शी वस्तु के रंग का कारण कौन सा रंग होगा? तो अपारदर्शी मतलब क्या होता है? अपारदर्शी मतलब कोई भी ट्रांसपेरेंट कोई चीज दिखती है, आर पार देख सकते हैं, ऐसा क्यों? तो वो क्या करती है कि सभी रंगों को परावर्तित कर देती है, सभी रंगों को परावर्तित कर देती है, तो अपारदर्शी दिखाई देगी। और जिस रंग को वो सोख लेगी, अवशोषित कर लेगी, वो उस कलर का हो जाएगा। कोई चीज काली क्यों दिखा रही है? क्योंकि काले रंग को उसने सोख लिया है और बाकी सभी रंगों को परावर्तित कर दिया, इसलिए वो काली दिखाए, ऐसा होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन डीएनए अणु का एक घटक नहीं है? डीएनए अणु का एक घटक नहीं है। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए डीएनए में, आपका ऊपर के तीनों हैं। यूरेसिल डीएनए अणु का घटक नहीं है, यूरेसिल नहीं है। बाकी एडेनाइन, साइटोसाइन और थाइमाइन, ये तीनों डीएनए के घटक हैं। कौन कौन से? एडेनाइन, साइटोसाइन और थाइमाइन। यूरेसिल डीएनए का घटक नहीं है। निम्न में से कौन सा एक मानव नेत्र का भाग नहीं है, हमारे आंखों में नहीं पाया जाता? तो याद रखना, नीचे से पढ़ो। रेटिना आंख में होती है, प्यूलोप भी होती है और आयरिस भी होती है। फीमर नहीं है, फीमर तो हड्डी है भैया, जांग की हड्डी है फीमर। फीमर क्या है? जांग की हड्डी फीमर होती है, आंख में नहीं होती फीमर। ऑप्शन नंबर ए, फीमर आंख का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है किसके द्वारा? नागफनी जो रहते हैं, जिसको कैक्टस बोलते हैं, उसमें प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है? मतलब खाना, भोजन अपना वो कैसे बनाती है? तो वो जो भोजन बनाती है वो पर्णकाय स्तंभ के द्वारा भोजन बनाती है। ऑप्शन नंबर बी, पर्णकाय स्तंभ के द्वारा नागफनी अपना प्रकाश संश्लेषी कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? बताओ, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? तो याद रखना, हाइड्रोजन बम का विकसित करने का जो श्रेय जाता है, ये जाता है आपका एडवर्ड टेलर को। ऑप्शन नंबर सी। वैसे टेलर का काम क्या रहता है? कपड़े सीना, लेकिन यहां पर हाइड्रोजन बम विकसित करने का श्रेय टेलर को जाता है, एडवर्ड टेलर। ठीक है, याद रखना, टेलर ने कपड़े की सीते सीते क्या बना दिया? हाइड्रोजन बम। अगला क्वेश्चन देखो, सबसे विशाल जीवित स्तनपायी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, बचपन से पढ़ते आ रहे हो इस प्रश्न का आंसर। चलो एक काम करो, कमेंट करके आप बताना। ठीक है, सबसे विशाल जीवित स्तनपायी, दो ऑप्शन दे रहा हूं, हाथी या फिर नीली मछली, ब्लू व्हेल, नीली व्हेल। कमेंट करके बताना, ब्लू व्हेल या हाथी में से सबसे विशालतम जीवित स्तनपायी कौन सा है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना। ठीक है, मेरे हिसाब से आप सभी से बन जाना चाहिए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जरूर आंसर देना। एक एक बच्चा जो है अभी तक वीडियो देख रहा है यहां तक, जरूर आंसर देना, मैं इंतजार करूंगा। अगला क्वेश्चन, तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है कैसे? तो याद रखिएगा, तत्वों की जो प्रकृति होती है उसको ज्ञात किया जा सकता है, एक सेकंड, क्वेश्चन आ गया, हाँ अब आ गया। तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है किसके द्वारा? तो तत्वों की प्रकृति को इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण यदि आप करेंगे तत्वों का, तो उसके द्वारा आप ज्ञात कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में विमोचित ऑक्सीजन उत्पन्न होती है किसके द्वारा? तो प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन विमोचित होती है वो पानी के प्रकाश की अपघटन के द्वारा उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए, पानी के प्रकाश की अपघटन से। सर्वाधिक क्रियाशील धातु इनमें से कौन सी है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सर्वाधिक क्रियाशील धातु
तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए उसमें से लिथियम जो है ये सर्वाधिक क्रियाशील धातु है। ऑप्शन नंबर सी, लिथियम सर्वाधिक क्रियाशील धातु है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सीस्मोग्राफ डैश का पता लगाने के लिए उपयोगी है। तो सीस्मोग्राफ जो है ये आपका भूकंप का पता लगाने के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। ऑप्शन नंबर बी, भूकंप का पता लगाने के लिए सीस्मोग्राफ का यूज करते हैं। अगला प्रश्न है कि टिटनेस किस वजह से होता है। टिटनेस जो होता है यह किस वजह से होता है। तो याद रखिएगा, टिटनेस जो होता है ये बैक्टीरिया से होता है। ऑप्शन नंबर ए, बैक्टीरिया से होता है टिटनेस। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न, समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है। तो समुद्री जल को शुद्ध जल में बदलने की प्रक्रिया होती है आपकी उत्क्रम पराशरण प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर डी, उत्क्रम पराशरण प्रक्रिया समुद्री जल को शुद्ध जल में बदलने की प्रक्रिया होती है। पौधे ऊर्जा निम्न में से एक से ग्रहण करते हैं। पौधे ऊर्जा किस विधि से ग्रहण करते हैं। तो याद रखना, पौधों में जो ऊर्जा आती है वो रासायनिक ऊर्जा, मतलब जो फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ना, वो एक रासायनिक क्रिया कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर यहां पर सी, पौधे अपनी ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के द्वारा ग्रहण करते हैं। दलहनी पौधे किससे संबंधित होते हैं। दलहनी पौधे इनमें से किससे संबंधित होते हैं। तो याद रखना, दलहनी पौधे ये आपके लेग्यूमिनोसी से संबंधित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, दलहनी पौधे आपके लेग्यूमिनोसी से संबंधित होते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है, लेग्यूमिनोसी। वाहिनी विहीन ग्रंथियों के स्रावण से को क्या कहा जाता है। तो वाहिनी विहीन ग्रंथियों के स्रावण से आपका राइट आंसर हो जाएगा हार्मोन। ऑप्शन नंबर बी, हार्मोन। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। और आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, कमेंट करके बताना है कि अधिकतर कंप्यूटर कौन सी भाषा समझ सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि अधिकतर जो कंप्यूटर होते हैं वो कौन सी भाषा समझ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो, पहली बार आया हो, तो रोज शाम को 6 बजे आपको ये वीडियो मिलेगा 30 क्वेश्चन का। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो कर देना लाइक। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।